ठीक है, अभी क्या हुआ, इन्वेजन हो गया। अब इनकी संख्या कम है मैक्रोफाजेस की, टिश्यू मैक्रोफाजेस, लेकिन ये कम है, लेकिन है बहुत जरूरी, इनिशिएट करेगा ये इन्फ्लामेशन को। तो मैक्रोफाज कम इन कांटेक्ट विद दिस पैथोजेंस, तो क्या हुआ, पीआरआर और पैम्प का बाइंडिंग हुआ, फेगोसाइटोसिस में पढ़े थे। एंड बिकॉज ऑफ दिस पीआरआर एंड पैम्प बाइंडिंग, पैम्प इज प्रेजेंट ऑन द माइक्रो, पीआरआर इज ऑन द मैक्रोफाजेस, एंड बिकॉज ऑफ दिस again a series of signal transduction pathways activates। ठीक है, एक पाथवे जो है उसका एक्टिन को रीअरेंजमेंट किया, पॉलीमराइजेशन किया एक्टिन का, जिससे एनगल्फ कर लेगा। और अदर टाइप ऑफ पाथवेज बहुत से हैं, उसमें एक पाथवे है जिसमें क्या करेगा, फेगोसाइटोसिस भी चल रहा है, एंड these phagocytic cells will release cytokines, chemokines, and these cytokines and chemokines will work, these will function as chemoattractant, and this will help in the extravasation। तो अब chemoattractant हुआ, the release of help me signal कि I am combating with this kind of pathogen, come and help me। ब्लड में न्यूट्रोफिल्स है, न्यूट्रोफिल्स आर आल्सो फेगोसाइटिक सेल्स, और न्यूट्रोफिल्स की संख्या फिर ब्लड में 70% है, 70% ऑफ द डब्ल्यूबीसीज, टोटल डब्ल्यूबीसीज न्यूट्रोफिल्स की संख्या है। न्यूट्रोफिल्स जो है दैट विल एंटर द टिश्यू स्पेस। ठीक है, टिश्यू स्पेस से ब्लड कैपिलरीज से, अब ब्लड कैपिलरीज परमिएबल हो गया है, ठीक है, बिकॉज ऑफ द रिलीज ऑफ इनिशियल इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स सच एज हिस्टामाइन, जो कि रिलीज किया फेगोसाइटिक सेल। फेगोसाइटिक सेल ने हेल्प मी सिग्नल दिया, रिलीज ऑफ दिस chemokines and pro-inflammatory mediators, as a result of which permeability of the blood vessel increases, जिससे क्या हुआ, एक्स्ट्रावेगेशन हुआ, न्यूट्रोफिल्स अब आए वहां पर हेल्प करने के लिए मैक्रोफाज को। ओके, अब न्यूट्रोफिल विल एक्टिवली इन्वॉल्व इन eliminating these microbes by its phagocytic action. More and more neutrophils will come and they will die, they will phagocytose, they will sacrifice themselves in the elimination of the invading pathogen. That's why you see the pus, and in that pus, majority of the cells are dead neutrophils. Okay? Yes, sir. Now see what happens. So this is the inflammatory response, जो कि फर्स्ट पॉइंट को भी हम आपको समझाए। अब इसी को और डिटेल में देखिए कैसे हो रहा है। इन्फ्लामेशन में भी एक्यूट, एक्यूट का मतलब होता है सडन बट शॉर्ट टर्म। ठीक है, एक्यूट, और एक्यूट का दो तरह का कंडीशन है रिस्पॉन्स, एक्यूट एंड क्रोनिक। क्रोनिक है लॉन्ग टर्म। तो इन्फ्लामेशन शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म भी हो सकता है। ठीक है, लॉन्ग टर्म इन्फ्लामेशन व्हाट विल कॉज, it will damage your body cells, autoimmune disorder will develop long term, and short term inflammation is for the protection। क्योंकि इन्फ्लामेशन क्यों हुआ, इन्फ्लामेशन हुआ आपके मतलब इन्फेक्शन से लड़ने के लिए एक माहौल तैयार करना। ठीक है, तो वहां पर लड़ाई चलेगी हमारे सेल्स और बाहर के सेल्स के बीच में, जो जीतेगा वो राज करेगा। अगर हमारे सेल्स जीत गए तो हम हेल्दी रहेंगे, अगर वो जीत गया तो हम बीमार हो जाएंगे। ओके, तो इन्फ्लामेशन वही हुआ, माहौल तैयार हुआ। शॉर्ट टर्म है इन्फ्लामेशन, जैसे बॉडी हीट बढ़ा, रेडनेस बढ़ा, स्वेलिंग हुआ, और भी प्रो इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स रिलीज हुए, साइटोकाइन्स, ऑल दीज थिंग्स आर हेल्पिंग। जैसे न्यूट्रोफिल्स का एक्स्ट्रावेगेशन हो रहा है, हेल्प मी सिग्नल दिया और आओ तुम, तो ये सब जरूरी है टू एलिमिनेट द इन्फेक्शन दैट इन दैट लोकल एरिया। But if inflammation persists, suppose some mistake happens somewhere, because many thousands and molecules are involved in this, so in that case inflammation will not subside, and it will be continued, and that will have a great damage to the body.
तो यही कह रहा है, इन्फ्लामेशन में बी एक्यूट, शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स कंट्रीब्यूट टू कॉम्बैटिंग इन्फेक्शन followed by healing, for example in response to local tissue damage, और it may be chronic यानी long term, not resolved, इसका कोई solution नहीं निकला, not resolved, और इसलिए इस तरह के इन्फ्लामेशन को सबसाइड करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है क्लिनिकली. not resolved, contributing to conditions such as arthritis, arthritis हो जाएगा, इसको लिखना चाहिए था, a particular type of arthritis, that is rheumatoid arthritis. कोई नहीं, चलो rheumatoid arthritis होता है. फिर inflammatory bowel disease, गट में इन्फ्लामेशन हो गया कोई inflammatory एजेंट से. Suppose many persons are allergic to gluten, a protein, glycoprotein which is found in आटा. तो gluten free flour, चावल के आटा में नहीं होता है ग्लूटेन, ठीक है, तो वो लोग म्यूट करो. उमा, और कार्डियोवैस्कुलर डिजीज भी हो जाता है, एंड डायबिटीज. यस, डायबिटीज कैसे हो जाता है डायबिटीज? अगर इन्फ्लामेशन प्रोलॉन्ग्ड हो गया तो, और उस क्योंकि इन्फ्लामेशन जब क्रोनिक हो जाएगा तो उसका इफेक्ट सिस्टेमिक होगा, पूरे बॉडी पर होगा, और इन्फ्लामेशन जब एक्यूट है तो पहले तो इसका लोकल इफेक्ट है और बाद में थोड़ा देर के लिए क्रोनिक होता है, जैसे फीवर का डेवलप होना, ठीक है. फीवर भी डेवलप होता है इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स की वजह से. कैसे? क्योंकि एक जीन है COX2 जीन, एंड COX2 जीन का जो प्रोडक्ट है COX2 एंजाइम, दैट एंजाइम प्रोड्यूसेस प्रोस्टाग्लैंडिन. कौन सा जीन सर, पार्डन? COX2, COX कैपिटल से COX2 बताएंगे आगे. COX2 जीन होता है, समझे? COX2 जीन इसका पूरा नाम है साइक्लोऑक्सीजिनेज, समझे? और ये एंजाइम जो है, दीज एंजाइम्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोस्टाग्लैंडिन्स. प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या है? साइक्लिक हार्मोन है, मेड अप ऑफ फैटी एसिड्स. दीज साइक्लिक हार्मोन्स प्रोस्टाग्लैंडिन्स have effect on hypothalamus, a particular type of prostaglandins. उसका भी नाम है, शायद मैं भूल, E2 करके कुछ नाम है. प्रोस्टाग्लैंडिन्स भी बहुत तरह के होते हैं. एक तरह का प्रोस्टाग्लैंडिन्स इज इन्वॉल्व्ड इन ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ बेबी, जो उसको कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, एंड वन प्रोस्टाग्लैंडिन E2 इज एक्टिंग ऑन हाइपोथैलेमस. हाइपोथैलेमस का जो हीट सेंटर, जहां से बॉडी हीट रेगुलेट होता है. सो देयरफॉर by that mechanism it increases the heat of the body. ठीक है. अब जो दवाई खाते हो आप लोग, जैसे एक पर्टिकुलर क्लास ऑफ ड्रग है जिसको बोलते हैं इनकरेक्ट एक्सप्लेन, मेरा दिख रहा है ड्राइंग आपको? यस सर. NSAID नाम सुने हो? नहीं, ये गलत हो गया. NSAID, NSAID, ठीक है. इसका फुल फॉर्म है आपका, इसका है, 1 सेकेंड, इस इन्फ्लामेटरी, एक समझ लो कि ये दिस इज द इनहिबिटर फॉर COX2, या COX2 आइसो एंजाइम होता है बेसिकली COX फैमिली में, COX1 एंड COX2. सो दीज आर इनहिबिटर्स फॉर COX2 एंजाइम्स, NSAID. जैसे आइबुप्रोफेन नाम सुने होंगे, सुमो नाम का टेबलेट खाते थे पहले लोग, अब बैन कर दिया गवर्नमेंट ने, ठीक है. सो ऑल दीज आर द इनहिबिटर फॉर COX2 एंजाइम्स. तो उसके साइड इफेक्ट बहुत होते थे, ठीक है, इसलिए इसका नाम, ये सब ड्रग है. तो जो COX, इसीलिए ये खाने के बाद फीवर डाउन हो जाता है, ठीक है, क्योंकि हाइपोथैलेमिक सेंटर को COX2 एंजाइम जो करता है वो
उसको हाइपोथैलेमिक सेंटर को अफेक्ट करता है। कहाँ था, कहाँ से आगे हम बढ़ गए, यहाँ कॉक्स 2 तक पहुंच गए। सर इन्फ्लामेशन, डायबिटीज। हाँ हाँ डायबिटीज के बाद से। हाँ डायबिटीज में आ गए थे इसके लिए। अच्छा, डायबिटीज का भी फंडा क्लियर कर लो, बहुत तुम लोग कंफ्यूज करोगे नहीं तो। डायबिटीज जो है कितने तरह के होते हैं बताइए, कितना तरह का डायबिटीज? टाइप 1, टाइप 2। टाइप 1, टाइप 2, ओके ठीक है। ये 2 मेजर क्लास हैं डायबिटीज के। 2 और होते हैं डायबिटीज के टाइप। एक तो टाइप 1 हो गया, मेरा ड्राइंग दिख रहा है आपको, टाइप 2। यस यस सर। सर। और एक है जेस्टेशनल, यानी प्रेगनेंसी के दौरान जो होता है, यस सर। ठीक है। प्रेगनेंसी के दौरान भी जो है हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है। एंड सेकेंड, फोर्थ वन इज मोदी, MODY, ठीक है। तो ये सब उतना रेयर है। मेन जो है 1 और 2 डायबिटीज, डायबिटीज टाइप 1 एंड टाइप 2। ये दोनों में क्या डिफरेंस है? नो, टाइप 1 में क्या होता है, टाइप 2 में क्या होता है? और दोनों तरह के टाइप 1 एंड टाइप 2 डायबिटीज जो है उत्पन्न हो जाते हैं क्रोनिक इन्फ्लामेशन की वजह से। क्योंकि क्रोनिक इन्फ्लामेशन विल काउज द हाई ब्लड शुगर लेटर ऑन, ठीक है। सो उसकी वजह से हाई ब्लड शुगर होगा, सॉरी टाइप 2 डायबिटीज काउज होगा, नहीं, क्रोनिक इन्फ्लामेशन की वजह से टाइप 2 डायबिटीज होता है। ओह नो, सॉरी सॉरी, टाइप 1 भी होता है। टाइप टाइप 1, 1 की वजह से क्रॉनिक होता है, जिसमें पैनक्रियाज जो है वो कम इंसुलिन प्रोड्यूस करता है या ना के बराबर प्रोड्यूस करता है। देखिए मैं अभी आपको समझा देता हूँ, ठीक है। मोटा मोटी आप ठीक कह रहे हो। दोनों में क्या अंतर, पहले इन दोनों के अंतर को समझने से पहले आप समझिए इंसुलिन क्या है, हार्मोन है कि एंजाइम है, ये पहले बताइए। व्हाट इज इंसुलिन? वेदर इट इज ए प्रोटीन और पेप्टाइड और एंजाइम और हार्मोन, क्या कहोगे आप इनको? सर हार्मोन। हार्मोन, सर ठीक है। एंजाइम। अच्छा सर हार्मोन। रुक जाइए, कौन कौन जवाब दे रहे हैं, मैं नाम। हार्मोन कौन बोले हैं? सर प्राची। प्राची। और एंजाइम कौन बोले हैं? सर गिंधा। इसगिंधा। अब चलिए बताइए, हार्मोन की तरफ कितने लोग हैं, एंजाइम की तरफ कितने लोग हैं? कौन कौन एंजाइम कह रहा है, कौन कौन सर हार्मोन कह रहा है? आई थिंक ये हार्मोन, हाँ हार्मोन ही है सर। देखो पहले तो इसका साइज समझो, इसका साइज क्या है, तब ये इसका डिमार्केशन होगा कि ये प्रोटीन है कि पॉलीपेप्टाइड है कि पेप्टाइड है। ये है, मैं भूल रहा हूँ एग्जैक्टली, नहीं बता पा रहा हूँ अभी। इंसुलिन में अराउंड मोर देन 50 अमाइनो एसिड्स हैं, but not more than 60, between 50 to 60 amino acids. So this will not come under protein. Although this is made up of amino acid, this will be called as peptide. Peptide. ठीक है, 50 के अराउंड अमाइनो एसिड्स हैं, तो इसको पेप्टाइड बोले हैं। और एक ही पेप्टाइड है, शॉर्ट है ये, तो पॉलीपेप्टाइड तो नहीं है। पॉलीपेप्टाइड जो है उसको प्रोटीन कह सकते हैं, पेप्टाइड है। या एक ही पेप्टाइड हो और उसमें 100 से ज्यादा अमाइनो एसिड तो प्रोटीन कहलाएगा। या पॉलीपेप्टाइड, बहुत सारे पेप्टाइड मिलके एक प्रोटीन बनाए तो पेप्टाइड हुआ। अब जो पेप्टाइड है वो एंजाइम कैसे हो सकता है?
ठीक है। एंजाइम जो होता है दैट इज एंजाइम इज पॉलीपेप्टाइड, बड़ा प्रोटीन होता है एंजाइम। ओके, तो ये एंजाइम नहीं है इंसुलिन, इंसुलिन इज हार्मोन। समझ में आया? यस सर। क्या काम करता है इंसुलिन? इट ट्रांसपोर्ट्स ग्लूकोज इनसाइड द सेल। ठीक है, सेल के अंदर ग्लूकोज का अपटेक को ये रेगुलेट करता है। दैट मीन्स देयर इज ए रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन द सेल सरफेस। When this receptor is bound to insulin, this insulin receptor is present on all cell surfaces. ठीक है, और ये रिसेप्टर, दिस रिसेप्टर इज बेसिकली ए टायरोसिन काइनेज। ठीक है, बस खाली नाम लिख लो, इंसुलिन रिसेप्टर। सो इंसुलिन बाइंड करेगा रिसेप्टर से, देन ग्लूकोज विल बी इंटरनलाइज्ड to the cell. If insulin doesn't bind to this receptor, glucose will not be internalized. अब बताइए, इंसुलिन नहीं रहेगा अगर, तो ग्लूकोज अंदर आएगा सेल के? नहीं आएगा। Yes, sir. ठीक। तो टाइप 1 हो एक्चुअली क्या है, ये ऑटो इम्यून, खतरनाक है टाइप 1 डायबिटीज, इसका कोई इलाज नहीं है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, इलाज यही है कि इंसुलिन दिया जाएगा। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कहां से डेवलप हुआ? यही क्रोनिक इन्फ्लामेशन से। मतलब islets of Langerhans in your pancreas has been eaten up by your own macrophages. जो इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल्स थे उनको डिस्ट्रॉय कर दिया गया मैक्रोफाज के द्वारा। समझ में आ रही बात? तो टाइप 1 जो है बहुत डेंजरस है। अब पैंक्रियाज में लैंगरहांस सेल्स ही नहीं है तो उसको फिर लाइफ लॉन्ग इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल्स ही नहीं है तो इंसुलिन लेना पड़ेगा, तो उसका काम चलेगा। नहीं तो बहुत सीवियर टाइप ऑफ, अदर टाइप ऑफ सिम्टम्स, मल्टी ऑर्गन फेलियर, ये सब होंगे। हाइपरग्लाइसेमिक, बहुत हाइपरग्लाइसेमिक हो जाता है इंडिविजुअल। और टाइप 2 डायबिटीज जो है, इसमें इंसुलिन का प्रोडक्शन कहाँ हो रहा है? लैंगरहांस सेल्स में। वहां जीन एक्सप्रेशन हो रहा है, ट्रांसलेशन हो रहा है, और इंसुलिन प्रोड्यूस हो रहा है। इंसुलिन प्रोड्यूस करके फिर ब्लड में आ रहा है। इस केस में दूसरा कंडीशन में क्या होता है कि इंसुलिन प्रोडक्शन इज डिक्रीज्ड बाय इट्स इंटरनल मैकेनिज्म ऑफ द लैंगरहांस सेल्स। अंदर से ही उसका गड़बड़ी हुआ। लैंगरहांस सेल इज रेस्पॉन्सिबल। कोई उसको बाहर से खाया नहीं लैंगरहांस सेल्स, लैंगरहांस सेल्स हैं, बट इंसुलिन प्रोडक्शन इज डिक्रीज्ड। हो सकता है जीरो भी हो जाए, हो सकता है कुछ इंसुलिन बने भी, पर्याप्त मात्रा में नहीं बन रही है लेकिन कुछ बन रहा है। और दूसरा हो सकता है कि ये भी टाइप 2 डायबिटीज ही है। दो तरह के टाइप 2 डायबिटीज हैं और इन दोनों में डिफरेंशिएट करना फिर बहुत मुश्किल है। जिसमें क्या होता है, रेसिस्टेंस टू इंसुलिन इज डेवलप्ड, यानी टॉलरेंस। मतलब इट डजंट मैटर कि कितना इंसुलिन का लेवल है ब्लड में, द ग्लूकोज विल नॉट इंटरनलाइज्ड। मींस दिस रिसेप्टर इवन इफ इट बाइंड्स विथ इंसुलिन then glucose will not internalized। यानी इंसुलिन है बॉडी में, लेकिन वाया रिसेप्टर जो है, रिसेप्टर का टॉलरेंस हो गया है, ये टॉलरेट कर लिया इंसुलिन को सेल। तो जो ट्रांसपोर्टर है वो इंसुलिन से बाइंड करने के बाद भी नहीं खुल रहा है। टॉलरेंस, इंसुलिन रेसिस्टेंस हो गया। तो ये कम डेंजरस है, क्योंकि दोनों कंडीशन में कुछ तो इंसुलिन प्रोड्यूस हो रहा है। अगर जीरो हो गया तो इंसुलिन देना ही पड़ेगा उसके। अगर 1 है, मतलब अगर कुछ प्रोडक्शन हो रहा है इंसुलिन का, तो क्या करेंगे, इंसुलिन देने की बजाय बाहर से सल्फोहाइड्रिल ड्रग्स, इस तरह के कुछ ड्रग्स हैं जो स्टिमुलेट करते हैं इंसुलिन प्रोडक्शन को, वो दिए जाते हैं, ओरल पिल्स। और टॉलरेंस भी जो हो गया, टॉलरेंस के लिए भी मेडिकेशन है।
लेकिन ये ऑटो इम्यून का क्या करेंगे, इसका कोई मेडिकेशन नहीं, इंसुलिन ही देना पड़ेगा। तो इसलिए टाइप 1 खतरनाक है, टाइप 2 उतना खतरनाक नहीं है। एंड इसका अकरेंस कितना होता है, सपोज कीजिए 10 डायबिटिक पेशेंट है तो एक होगा टाइप 1, 9 होगा टाइप 2, मतलब एग्जैक्ट नहीं, यही पॉपुलेशन में इसका अकरेंस है इस तरह से 1:10 का, 10 में एक ऑटोइम्यून वाले हैं। तो ये समझ में आया। तो टाइप 1 टाइप 2 क्या है आपको? और यस सर। इन्फ्लामेशन की वजह से दोनों तरह के डायबिटीज डेवलप हो जाते हैं। ठीक है। अब डायबिटिक पेशेंट जो है, अब मीठा खाने का शौकीन है, एक चीज और जान लो आप लोग, आर्टिफिशियल स्वीटनर यूज करते हैं यूज आर्टिफिशियल यस सर। स्वीटनर। अब जान लो कि आर्टिफिशियल स्वीटनर जो है क्या करता है। इन रिसेंट स्टडीज इट हैज बीन फाउंड दैट artificial sweetener is not suitable for your symbiotic gut bacteria. तो जब आर्टिफिशियल स्वीटनर खाया तो गट बैक्टीरिया जो है, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, फ्रेंडली बैक्टीरिया जो है, दे बिकम डेंजरस एंड दे बिकम पैथोजेनिक, खूंखार हो जाता है वो, फिर वो देन दे बिकम एनिमी, फ्रेंडली से एनिमी हो गया। And now that these bacteria will cause disease to you in the gut, they will cause infection. They will multiply and they will enter the circulation, there they will cause infection. क्योंकि हेल्दी बैक्टीरिया है वो सर्कुलेशन में नहीं है, वो म्यूकोसल लाइनिंग पर ऊपर में है। अब वो एंटर कर जाएगा ब्लड में, और ब्लड में एंटर करेगा तो that will cause infection. तो अब आप जान लो, आर्टिफिशियल स्वीटनर जो खा रहे हैं आपके आजू बाजू, उनको एडवाइस करना कि मत खाइए। ओके, आगे बढ़े। यस सर। यस सर। तो ये क्लियर हो गया डायबिटीज। एंड देन अब देखिए, अभी तक इन्फ्लामेशन हम लोग शुरू नहीं किए पढ़ना। दिस पॉइंट इज सेइंग द हॉलमार्क्स, यानी क्या क्या पहचान है, निश्चित पहचान है, हॉलमार्क गारंटीड पहचान है, हॉलमार्क है ऑफ लोकलाइज्ड इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स। क्या हो रहा है, नॉट सिस्टेमिक, लोकलाइज्ड जो है, were first described by Roman physician Celsus in 1st century AD. मेरी आवाज आ रही है, नेटवर्क ठीक है? यस सर। तो यस सर। इसने क्या कहा, ये टर्म दिया, एंड दिस इज लैटिन टर्म, ये इटालियन वर्ड फ्रेज है, मतलब सेंटेंस जैसा है, कलेक्शन ऑफ वर्ड। रूबर एट ट्यूमर कम कैलोरी एट डोलरे, मतलब रेडनेस एंड स्वेलिंग विथ हीट एंड पेन। बाद में फंक्शन ऑफ लॉस भी ऐड हुआ बाय अनदर फिजिशियन इन 2nd century, loss of function also. So these are the hallmarks of localized inflammatory response. तो localized inflammatory response हो रहा है तो ये उसकी पहचान है, वहां रेडनेस होगा, स्वेलिंग है, हीट है और पेन भी है, और फंक्शन का लॉस भी है। ठीक है। अब देखिए, टुडे वी नो दैट दीज सिम्टम्स रिफ्लेक्ट एंड इंक्रीज, तो ये पहले की जानकारी थी, इसके पीछे का क्या मैकेनिज्म है, सेलुलर मैकेनिज्म, मॉलिक्यूलर लेवल पर वो बाद में पता चला। आज हम जानते हैं कि ये सारे सिम्टम्स जो है, रेडनेस, स्वेलिंग, हीट, पेन, लॉस ऑफ फंक्शन, ये सब किस वजह से हुए? बिकॉज एन इंक्रीज इन वैस्कुलर डायमीटर, vasodilation, resulting in a rise of blood volume in the area. ठीक, higher blood volume hits the tissue and causes it to redden. क्लियर है चौथा पॉइंट? यस सर। क्या हुआ, आप लोग ढीले ढाले लग रहे हो? पढ़ने का मन है?
यस सर। यस सर। तो एनर्जी लेवल कम लग रहा है आप लोगों का। एनीवे चलो, तो ये वेस्कुलर वेसोडायलेशन हुआ। वेसोडायलेशन कौन किया, कैसे हुआ वेसोडायलेशन? प्रो इन्फ्लामेटरी मीडिएटर जो सबसे पहले इनिशियल रिस्पॉन्स में रिलीज हुए, जैसे TNF अल्फा, हिस्टामाइन, IL-1, IL-6, these mediators cause the vasodilation, and then as a result of the vasodilation the rise in blood volume in that area occurs. ओके, अब ब्लड ज्यादा होगा तो वहां लाल भी हो जाएगा। फिर यही प्रो इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स वेसोडायलेशन भी कर रहे हैं, साथ ही साथ वेस्कुलर परमिएबिलिटी भी इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, और वेस्कुलर परमिएबिलिटी इंक्रीज होने से लीकेज ऑफ द फ्लूइड, ठीक है, पहले फ्लूइड लीक हुआ विदाउट सेल ब्लड से, प्लाज्मा, वो प्लाज्मा लीक होकर के आ गया आपका इन टिश्यू स्पेसेस ब्लड से, एंड देन उसके बाद फिर एक्स्ट्रावेजेशन होगा, रिजल्टिंग इन एन एक्युमुलेशन ऑफ फ्लूइड दैट इज एडमा, स्वेलिंग ऑफ द टिश्यू। फिर within few hours all these things are happening simultaneously side by side, इडमा भी हो रहा है, रेडनेस, स्वेलिंग और ये सब हो गया तुरंत। फिर 1-2 घंटा के अंदर में फिर ल्यूकोसाइट भी वहां पर पहुंच जाता है। कौन सा ल्यूकोसाइट? न्यूट्रोफिल। क्यों पहुंचा? क्योंकि कीमो अट्रैक्टेंट रिलीज किया। कौन किया? मैक्रोफाज किया। क्यों किया? क्योंकि जैसे ही पहली बार टिश्यू इंजुरी हुआ वहां पर पैथोजन एंट्री किया, लार्ज अमाउंट ऑफ पैथोजन, और उस लार्ज अमाउंट ऑफ पैथोजन में कुछ पैथोजन इंटरनलाइज कर लिए गए, फेगोसाइटोज हो गए, तो उसमें बहुत सारा सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे जो है एक्टिवेट हुआ एज ए रिजल्ट ऑफ दैट, और रिलीज ऑफ साइटोकाइंस हुए, कीमोकाइंस हुए रिलीज मैक्रोफाजेस से, वो जो है हेल्प मी सिग्नल दिया, एंड बाय दीज सिग्नल्स न्यूट्रोफिल्स आर एक्स्ट्रावेगेसिंग इन द टिश्यू स्पेसेस। ओके, आगे बढ़े। तो न्यूट्रोफिल्स जो है एंटर द टिश्यू फ्रॉम लोकल ब्लड वेसल्स, वहां पर जो कैपिलरी नेटवर्क है उससे वहां पर न्यूट्रोफिल पहुंच गया। अब न्यूट्रोफिल क्या करेगा? ये हेल्प करेगा किसको? टिश्यू मैक्रोफाज को, वहां स्किन में लैंगरहाम सेल को हेल्प करेगा एलिमिनेट करने में, क्योंकि वो कर तो रहा है एलिमिनेट बहुत अच्छे से, लेकिन पैथोजन का संख्या ही बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो इस सब मिलके उसको एलिमिनेट करेंगे। आगे बढ़े। यस। अब देखिए, so these are the hallmark features of the inflammation. अब hallmark features of inflammatory responses, ठीक है, ये सब तो हो गया इन्फ्लामेशन। अब रेस्पॉन्स हो रहा है बॉडी को इसमें, फिर एट द मॉलिक्यूलर लेवल क्या क्या मैकेनिज्म हो रहा है वहां पर, उसके फीचर्स हैं। रिफ्लेक्ट द एक्टिवेशन ऑफ रेसिडेंट टिश्यू सेल्स, यानी रेसिडेंट टिश्यू सेल्स का एक्टिवेशन हुआ, तो ये तो पहले ही हो गया। सबसे पहले जैसे ही टिश्यू इंजुरी हुआ उसी समय ये मॉलिक्यूलर इवेंट्स स्टार्ट हो गए थे। क्या मॉलिक्यूलर इवेंट हुआ? पैम्प का PRR के साथ इंटरेक्शन, बाइंडिंग, पैम्प प्रेजेंट ऑन माइक्रोब एंड PRR प्रेजेंट ऑन these resident tissue cells such as macrophages. रेसिडेंट टिश्यू सेल्स मतलब वो वहां पर रहने वाले सेल्स हैं टिश्यू में ही, ब्लड से नहीं आए हैं, ब्लड से बाद में आएगा न्यूट्रोफिल। ठीक है, पहले मैक्रोफाज जो वहां रह रहा था उसका सामना हुआ बाहर वाले पैथोजन से। ओके, जैसे मैक्रोफाजेज, मास्ट सेल्स एंड डेंड्राइटिक सेल्स। ओके, मास्ट सेल क्या है रिकॉल करो, भूल गए हो आप लोग? मास्ट सेल हेलो, यस सर। भूल गए हो? कौन सा सेल मास्ट सेल बना था? कौन सा सेल बना था मास्ट सेल? सब भूल गए तुम। बेसोफिल का नाम सुने हो? यस सर, बेसोफिल्स। हाँ। मास्ट सेल क्या रिलीज करता है?
हिस्टामाइन का नाम सुने हो? कितना बार बताया है? अभी लेक्चर में 2-3 बार बताया। हिस्टामाइन रिलीज बाय मास्ट सेल, ओके, विच विल काउज वेसोडाइलेशन एंड परमिएबिलिटी, ये सब हेल्प करेगा इसमें। मास्ट सेल एंड डेंड्राइटिक सेल। डेंड्राइटिक सेल कौन सा था? क्या काम करता है डेंड्राइटिक सेल? पढ़ा चुके हैं। एपीसी एंटीजन एंटीडाइटिक एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है। और ये सब सेल, these dendritic cell is a very potent professional एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। इसका काम ही है एंटीजन को प्रेजेंट करना। अगर एंटीजन को प्रेजेंट नहीं करेगा तो एडेप्टिव इम्यूनिटी का कंपोनेंट जो है वो एक्टिवेट ही नहीं होगा। बहुत जरूरी है ये सेल। टी सेल एक्टिवेट ही नहीं होगा, ओके। लेकिन ये सब फेगोसाइटिक भी है साथ ही साथ, ठीक है। एंटीजन को प्रेजेंट कैसे करेगा? पहले फेगोसाइटोसिस करेगा, उसके बाद उसके पेप्टाइड को, माइक्रोब के पेप्टाइड को अपने सरफेस पर एक्सपोज करेगा। तो ये भी फेगोसाइटोसिस कर रहा है। मास्ट सेल क्या है? हिस्टामाइन रिलीज कर रहा है। हिस्टामाइन रिलीज करने से पहले ये पैथोजन को ऐसे ही झूठ फूस का हिस्टामाइन थोड़े रिलीज कर देगा, ठीक है। उसका एडवर्स इफेक्ट भी है बॉडी पर। तो ये कब रिलीज करेगा हिस्टामाइन? जब फेगोसाइटोज करेगा तब हिस्टामाइन रिलीज करेगा, ओके। जब ये फेगोसाइटोसिस हो गया, समझ गया कि हाँ सच में पैथोजन आया है, देन इट विल रिलीज हिस्टामाइन। एंड टिश्यू रेसिडेंट सेल, ये मैक्रोफाजेज जो है, अगर स्किन में है, लैंगरहान सेल्स, ये भी क्या कर रहे हैं? फेगोसाइटोसिस कर रहे हैं पूरा। और साइटोकाइंस एंड अदर प्रो इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स ये रिलीज कर रहे हैं। प्रो इन्फ्लामेटरी नहीं, इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स रिलीज कर रहे हैं, ओके। कुछ पूछना है तो पूछो, इसमें आपको नहीं समझ में आया तो पूछो। आई ऑलवेज वेलकम योर क्वेश्चंस। क्लियर है या आगे बढ़े? यस सर। ओके। तो ये कब कैसे हुए? इनिशियल जो इंटरेक्शन, ये सब एक्टिवेशन कैसे हुआ इन रेसिडेंट सेल्स का? मैक्रोफाज और मास्ट और डेंड्राइटिक सेल का पढ़े हो आप लास्ट क्लास में, पैम्प और पीआरआर के इंटरेक्शन से। यस सर। डैम्प तो कहां पर प्रेजेंट है? डैम्प इज वेयर डैम्प इज प्रेजेंट। पैम्प तो पैथोजन के ऊपर है, नाम ही है पैथोजन एसोसिएटेड मोलिकुलर पैटर्न। और डैम्प का फुल फॉर्म क्या था? डैमेज डैमेज एसोसिएटेड मोलिकुलर पैटर्न। डैम्प कहां पर है? प्रेजेंट ऑन योर ओन सेल। डैम्प जिस सेल का फेगोसाइटोसिस होना चाहिए, जैसे एपोप्टोटिक सेल्स, नेक्रोटिक सेल्स, ठीक है। सेलुलर डेब्रिस या टर्नओवर में, डेवलपमेंट के दौरान सेंट्रल नर्वस सिस्टम का डेवलपमेंट हो रहा है, ओके, बॉडी का डेवलपमेंट हो रहा है एम्ब्रियो, तो कुछ एरिया को खा लिया, फिर कुछ एरिया, तो इस तरह से बन रहा है बॉडी, टिश्यू रिमॉडलिंग हो रहा है। तो वहां पर भी सेल्स के ऊपर मॉलिक्यूलर पैटर्न है डैम्प। तो वो डैम्प है अपने सेल के ऊपर और पैम्प है माइक्रोब के ऊपर। तो अपने सेल को भी फेगोसाइटोज करना है तो डैम्प का रिसेप्टर भी मैक्रोफाजेस पर है। इस सब सेल के ऊपर डैम्प का रिसेप्टर है और पैम्प का भी रिसेप्टर है। तो डैम्प आए चाहे पैम्प आए, इनिशियल इंटरेक्शन हुआ, उसके बाद सिग्नलिंग पाथवे जो है, सिग्नल पाथवे एक्टिवेट हुए। दे स्टार्ट प्रोड्यूसिंग or releasing chemokines, cytokines and other soluble mediators into the vicinity of the infection or wound, ठीक है। तो चूंकि ये सेल्स टिश्यूज के अंदर है तो टिश्यू स्पेस में रिलीज हुआ लोकली कीमोकाइन, साइटोकाइन, और उसी विसिनिटी में, उसी एरिया के अराउंड, फिर टिश्यू स्पेस से निकल के थोड़ा सा ब्लड, उस लोकल कैपिलरी नेटवर्क, उस ब्लड में भी उस एरिया में आया कीमोकाइन, ठीक है। तो जब ब्लड में थोड़ा सा अपीयरेंस हुआ तो न्यूट्रोफिल्स को पता लगा, तो इट विल गो along with the concentration gradient to reach that point from where these cytokines are released। उस मैक्रोफाज तक पहुंच जाता है इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन की तरफ बढ़ते हुए, क्योंकि उस मैक्रोफाज से रिलीज हो रहा है तो वहां तक पहुंच गया मैक्रोफाज तक टिश्यू स्पेस में। अब वहीं पर पैथोजन भी है फिर, तो वहां पर उसको फेगोसाइटोज कर लेगा। कौन? ब्लड से जो माइग्रेट हुए न्यूट्रोफिल्स, ओके।
ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? यस नहीं सर। रिक्रूटेड ल्यूकोसाइट्स नाउ, कौन हो गया रिक्रूटेड ल्यूकोसाइट्स? न्यूट्रोफिल्स जो आया, आर एक्टिवेटेड टू फेगोसाइटोज बैक्टीरिया and debris and to amplify the response by producing additional mediators. न्यूट्रोफिल एक्सावेगेट करके आया तो क्या किया इसने? फेगोसाइटोज किया बैक्टीरिया को। आर एक्टिवेटेड टू फेगोसाइटोज, ये एक्टिवेट कैसे हुआ न्यूट्रोफिल? क्योंकि न्यूट्रोफिल के ऊपर भी पीआरआरस हैं, ठीक है, तो पीआरआर यहाँ है, पैम्प यहाँ पर है, दोनों का बाइंडिंग हुआ, एक्टिवेट हो गया न्यूट्रोफिल। अब एक्टिवेट होने के बाद उसने क्या किया? फेगोसाइटोज कर दिया बैक्टीरिया और उसके डेब्रिस को, न्यूट्रोफिल्स। और एंड टू एम्पलीफाई, ठीक है, न्यूट्रोफिल रिलीज करेगा एडिशनल इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स ड्यूरिंग दिस फेगोसाइटोसिस प्रोसेस, जिससे कि और ज्यादा न्यूट्रोफिल्स अट्रैक्ट होकर के उस इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन में बढ़ते हुए उस न्यूट्रोफिल तक पहुंच जाएंगे जो रिलीज कर रहा है साइटोकाइन, ठीक है। तो अब वहां तक पहुंच गए, एम्पलीफाई हो गया, और ज्यादा न्यूट्रोफिल पहुंचे, और ज्यादा रिलीज हुआ और एम्पलीफाई हुआ। तो जब तक पैथोजन एलिमिनेट नहीं हो जाता है तब तक ये रिलीज करते रहा और फेगोसाइटोसिस होते रहेगा। जब पैथोजन नहीं बचा, अब पैथोजन का एलिमिनेशन हो गया, फर्दर फेगोसाइटोसिस नहीं हो रहा है, तो अब जब फेगोसाइटोसिस नहीं हो रहा है तो रिलीजिंग ऑफ inflammatory mediators, ये additional mediators, this also stops and later on धीरे धीरे inflammatory reactions जो है वो subside कर जाते हैं जब पैथोजन का एलिमिनेशन हो गया फेगोसाइटोसिस से। तो अब कोई फेगोसाइटोसिस हो नहीं रहा है तो मीडिएटर भी रिलीज नहीं हो रहे, तो अब इन्फ्लामेशन रुक जाएगा। क्लियर है? Yes, sir. Okay. See, resolution of this acute inflammatory response includes the clearance of, ये acute inflammation जो भी हम पढ़े इसको, अब ये चलते तो नहीं रहना चाहिए, इसको शांत भी होना है, ठीक भी होना है। हमेशा तो स्वेलिंग रहेगा नहीं, रेडनेस हीट वहां पर रहेगा नहीं, हमेशा एक्स्ट्रावेजेट तो होता नहीं रहेगा, क्या होगा? नहीं तो फिर डिलीटीरियस कंडीशन हो जाएगा। तो इसको रिजोल्यूशन करना है इसको। तो दिस एक्यूट इंक्लूड्स द क्लियरेंस ऑफ इन्वेडिंग पैथोजेंस, जब पैथोजन इन्वेडिंग पैथोजन क्लियर हो जाए, ठीक है, डेड सेल्स वो क्लियर हो जाए, डैमेज टिश्यू क्लियर हो जाए, फिर द एक्टिवेशन ऑफ सिस्टेमिक एक्यूट फेज रेस्पॉन्स, ठीक है। एक्यूट फेज रेस्पॉन्स आप लोग के सिलेबस में होना चाहिए, लिखा है नहीं। एक्यूट फेज रेस्पॉन्स कहते हैं वो सारे मॉलिक्यूलर इवेंट्स, ठीक है, यहाँ से हॉर्मोन्स भी रिलीज होगा, न्यूरो कुछ नर्वस सिस्टम पर एक्ट करेगा, दिस इज वेरी कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म, बहुत ज्यादा और भी वेरियस टाइप्स ऑफ केमिकल्स मैसेंजर्स आर रिलीज्ड, वो सब जो है आपका जो है सबसाइड करना चाहिए, ठीक है। यही लिखा हुआ है, द क्लियरेंस ऑफ इन्वेडिंग पैथोजन and the clearance of the activation of systemic acute response. Systemic acute response इसी तरह से जो प्रो इन्फ्लामेटरी मीडिएटर रिलीज हुआ वो उसी समय स्टार्ट हो गया, मेनी मॉलिक्यूलर इवेंट्स, और वो सब को फिर सबसाइड होना जरूरी है लेटर ऑन। तो ठीक है, एडिशनल फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स जैसे कि इंक्लूडिंग द इनिशिएशन ऑफ वुंड हीलिंग, तो ये भी है।